माध्यमिक शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत आपले सर्वांचे सर्वात सहर्ष स्वागत। विषय मराठी, घटक कथा लेखन। ये उपयोजित लेखन का भाग है। कक्षा 10वीं। मेरा नाम रमशीला ढेकवार। अपना विषय है मराठी, इत्या 10वीं, घटक कथा लेखन। आज मराठी राजभाषा दिन है बच्चों। मराठी राजभाषा दिन हा दरवर्षी 27 फेब्रुवारी या दिवशी साजरा केला जातो। या दिवसाला मराठी भाषा दिवस, मराठी भाषा गौरव दिन, मराठी राजभाषा दिन, मराठी भाषा दिन अशा विविध नावाने संबोधला जातो. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते मराठी साहित्यिक वा शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या इनके जन्मदिन के दिन मराठी राजभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है. ठीक है बच्चों. अभी देखो प्रश्न 5वां का जो आ होता है तो उसमें जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन ये तीनों होते हैं. तो 3 कृति होती है, 3 में से हमें सिर्फ 2 करने होते हैं. जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन ये 3 कृति दी हुई होती है और हमें सिर्फ 2 कृतियां छुड़ानी होती है. इसके लिए कितने नंबर होते हैं बच्चों? 10 नंबर होते हैं. तो देखो प्रश्न 5 आ है, खालील कृती सोडवा. तो इसमें जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन हे तीनही दिलेले असतात. आपल्याला फक्त 2 करायचे असतात. तो तुम जाहिरात लेखन भी कर सकते हो, बातमी लेखन भी कर सकते हो. कथा लेखन अगर ठीक नहीं आता है तो नहीं कर सकते, या तो फिर कथा लेखन कर सकते हो, बातमी लेखन कर सकते हो या जाहिरात लेखन. मतलब तीनों भी आता है, मगर 3 में से सिर्फ 2 ही हम लोगों को करना है. ठीक है. अभी आगे तर कथा लेखन ही एक कला आहे आणि कथा लेखनात किती गुण मिळतो आपल्याला? 5. बघा, कथा लेखन हा प्रकार वेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो. वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो. बघा, खालील कथा लेखन प्रकारापैकी एक परीक्षेसाठी येणार. मतलब नीचे में जितने प्रकार दिए हुए उसमें से सिर्फ एक ही प्रकार हमारे पेपर में आएगा. तर देखो, कथा बीजावरून कथा लेखन करणे, शीर्षक वरून कथा लेखन करणे, दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन करणे, अपूर्ण कथा पूर्ण करणे. मतलब अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा, सुरुवात दिलेला असेल, किंवा अपूर्ण कथेची सुरुवात लिहा, शेवट दिलेला असेल, आणि मुद्द्याच्या आधारे कथा लेखन करने. मतलब ये 5 तरीके होते हैं. 5 तरीके में से कोई भी एक तरीका हमारे पेपर में पूछा जाएगा. या तो कथा बीज दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर से कहानी लेखन करना है. शीर्षक दिया हुआ रहेगा, उसके ऊपर से कथा लेखन करना है. दिलेला शब्दावरून शब्द दिए हुए रहेंगे, उसके ऊपर से कथा लेखन करना है. और अपूर्ण कथा, अधूरी कथा दी हुई रहेगी, हमें उसको पूरा करना होता है. स्टार्टिंग दिया हुआ रहेगा तो हमें एंडिंग करना होगा, एंडिंग दिया हुआ रहेगा तो हमें स्टार्टिंग का लिखना होगा. तो इस तरह से. और मुद्दा दिए हुए रहेंगे, मुद्दे के आधार पे हम लोग कथा लेखन कर सकते हैं. तो कथेची रचना कशी असली पाहिजे बघा. प्रारंभ, मध्य आणि शेवट. प्रारंभ में क्या होना चाहिए, मध्य में क्या होना चाहिए और शेवट में क्या होना चाहिए, हे कथेची रचना आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि कसं लिहायचं ते हे प्रारंभ, मध्य आणि शेवट याच्यात आपली कथा पूर्ण झाली पाहिजे. बघा, पहिला आहे मुद्दावरून कथा लिहायला सांगितली जाते. यामध्ये मुद्दे दिलेले असतात. बघा, पहिला काय असतो, मुद्द्या दिलेल्या असतात. आपल्या पेपरमध्ये खूपदा असंच येतो, मुद्दे दिलेले असतात आणि आपल्याला मुद्दे वाचून ते कथा पूर्ण करायची असते, लिहायची असते. मुद्द्यावरून कथा लिहायला सांगितली जाते. यामध्ये मुद्दे दिलेले असतात आणि त्याच्या योग्य ती सांगड घालून कथा तयार करायची असते. दुसरा आहे, कधी फक्त शब्द दिले जातात आणि कधी कधी काय होतं मुलांनो, फक्त शब्द दिलेले असतात. 2-4 शब्द दिए जाते हैं, उसी 2-4 शब्द के आधार पर हमें कथा लेखन करना होता है. बघा, शब्द संख्या सुद्धा 4 ते 5 असू शकते. मतलब 4 या 5 शब्द होते हैं आणि ते नीट वाचून कथा तयार करायची असते. हमें वो ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर हमें कथा लेखन करना होता है. अभी तीसरा देखो, कधी-कधी कथेचे पूर्वार्ध म्हणजे सुरुवात दिलेली असते. मतलब कथे की शुरुआत दी हुई रहती है, कथा की शुरुआत की जा चुकी होती है. तर कधी नंतर अर्धा भाग म्हणजे उत्तरार्ध दिलेला असतो और कभी कभी क्या होता है, लास्ट का लिखा हुआ होता है, हमें स्टार्टिंग का लिखना होता है. नीट वाचून कथा तयार करावी लागतो. तो देखो यहाँ पे
तीन तरीका बताया हुआ आहे बच्चो. देखो, मुद्द्यावरून कथा लिहायला सांगितलं जातं आणि कधी-कधी फक्त शब्द दिलेले असतात. कधी-कधी कथेचे पूर्वार्ध दिलेला असतो, आपल्याला उत्तरार्ध लिहायचं असतं आणि कधी-कधी उत्तरार्ध दिलेला असतो, आपल्याला पूर्वार्ध लिहायचं असतं. अभी देखो, कभी फक्त शीर्षक दिले जातो और कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ शीर्षक दिया हुआ होता है आणि त्या शीर्षकावरून कथा लिहायची असते. अपने को क्या करना पड़ता है, कभी-कभी सिर्फ नाम दिया हुआ होता है, शीर्षक दिया हुआ होता है. हम लोगों को शीर्षकावरून कथा लिहायची असते. कधी-कधी चित्र आणि काही शब्द किंवा काही वाक्य यांची सांगड घालून दिलेलं असतं आणि फक्त त्यावरून आपल्याला कथा पूर्ण करावी लागते. तो कभी-कभी क्या होता है, चित्र दिए हुए रहते हैं. हम लोगों को चित्र में देखकर उस कथा को पूरा करना होता है. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कथालेखन हा प्रकार विचारला जाऊ शकतो आणि ते सर्व नीट लक्षात घेऊन आकर्षक पद्धतीने ही कृती आपल्याला सोडवावी लागते. तो इस तरह से बच्चों, हम लोगों को ये कथा में इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है कि कथा में क्या बोला गया है. बघा, मैं फिर से लेती हूँ बच्चों. मुद्द्यावरून कथा लिहायची असते, यानी मुद्दे दिए जाते हैं. ज्यादातर हमारे पेपर में यही आता, मुद्दा के आधार पर हमें कथा लेखन करना होता है, लिखना होता है. तर बघा, मुद्द्यावरून कथा लिहायला सांगितली जाते. यामध्ये मुद्दे दिलेले असतात. क्या दिया हुआ रहता है, मुद्दा दिया हुआ रहता है आणि योग्य ती सांगड घालून उनमें से हमें क्रम के अनुसार हमें क्या करना होता है, कथा बनानी होती है, लिखनी होती है. कधी-कधी फक्त शब्द दिलेले असतात. कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ शब्द दिए हुए होते. शब्द संख्या सुद्धा 4 ते 5 असू शकतो. तो सिर्फ 4 से 5 शब्द होते हैं. जैसे जैसे है स्कूल, है ना? स्कूल होता है, अ, पुस्तके असतात आणि अं, रस्ता असतो, घर असतो. तर हा 4-5 शब्द दिलेले असतात. त्या आधारे आपल्याला कथालेखन करायची असते. आता ते बघा, कधी-कधी कथेचे पूर्वार्ध मतलब शुरुआत दिया हुआ होता है और हम लोगों को उत्तरार्ध लिखना होता है, मतलब लास्ट का लिखना होता है. और कभी-कभी उत्तरार्ध दिलेला असतो, आपल्याला पूर्वार्ध लिहायचं असतं. बघा, कधी फक्त शीर्षक दिले जाते. कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ शीर्षक दिया हुआ होता है. शीर्षक म्हणजे अं, नाम दिया हुआ होता है. जैसे शसा आणि कासव ऐसा दिया हुआ रहेगा. हम लोगों को उसके ऊपर कहानी लिखनी है. तर कधी चित्र आणि काही शब्द किंवा काही वाक्य यांची सांगड घालून दिलेलं असतं आणि फक्त त्यावरून आपल्याला कथा पूर्ण करावी लागते. तर कभी-कभी क्या होता है, चित्र दिखाया जाता है, चित्र दिया हुआ होता है. उस चित्र को हमें समझकर भी हमें कथा लिखना होता है. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपला कथालेखन हा प्रकार विचारला जाऊ शकतो आणि ते सर्व नीट लक्षात घेऊन आकर्षक पद्धतीने ही कृती आपल्याला सोडवावी लागते. तो आशा करती हूँ बच्चों, ये सभी को समझ में आया होगा. अभी देखो, कथालेखन करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या हे आपण आता बघूया. बघा, कथालेखन करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या हे आपण आता इथं बघूया. बघा, पहला है, कथेला योग्य शीर्षक द्यावे. अपने को क्या देना है, सबसे स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम लोगों को योग्य शीर्षक अपनी कथा को देना है. कथा योग्य शीर्षक यानी कहानी को नाम देना है. दूसरा है, शीर्षकावरून कथेचा विषय कल्पना यायला हवी. शीर्षक पढ़ने के बाद में हमें कहानी के बारे में पता होना चाहिए. समझ में आना चाहिए कि कहानी में क्या बताने की कोशिश, मतलब क्या बताया गया है. तो इस तरह से, जैसे तुम लोग कभी कोई सीरियल देखते हो तो नाम के ऊपर से समझ में आता है ना कि सीरियल में किस बारे में बताया हुआ है. तो इस तरह से कथा ही भूतकाळात लिहावी. हम लोगों को कथा कैसे लिखना है, हमेशा भूतकाल में लिखना है. हमें कथा लिखते समय ये महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है, हमारी कथा है वो भूतकाल में होनी चाहिए. कथा लेखन हम लोग भूतकाल में करते हैं. कथेत ज्या घटना आपण लिहितो त्यांचा योग्य क्रम ठेवला गेला पाहिजे. तो हमें कथा लिखते समय ये भी बातों का ध्यान रखना है बच्चों कि जो कथा में जो क्रम है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं. तो ऐसा लिखेंगे क्या, मैं स्कूल गया, मैं नहाया, मैं खाया, मैं तैयार हुआ. मतलब ये कैसा उल्टा हो गया ना. और सो के उठे, ब्रश किया, नहाए, तैयार हुए, बैग लिया, फिर स्कूल गए. तो ये कैसे योग्य क्रम है. तो इस तरह से हम लोगों को
योग्य क्रम अपने कथा लेखन करते समय भी हमें क्रम का ध्यान रखना चाहिए. कथेची पात्र असतात त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील तर ते संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावे. तो देखो कथा लेखन करते समय जो इंसान बोलता है उसको जैसे कि वैसे लिखते समय हमें अ, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है, इन्वर्टेड कॉमा में वो शब्दों को लिखना है जैसे कि वैसे. ठीक है. आगे कथेत वातावरणाची योग्य निर्मिती झाली पाहिजे. कथा लेखन करते समय हमें जो वातावरण है, मतलब जिस टॉपिक पे हमें लिखना है वैसा वातावरण हमारी कहानी का होना चाहिए. कथा योग्य प्रकारे पुढे सरकले त्या बेताने 3 ते 4 परिच्छेद पडावे. मतलब कितने पैराग्राफ बनाने हम लोग कथा लेखन करने के लिए 3 ते 4. कथा लेखनाची शब्दसंख्या 80 ते 90 शब्द एवढीच असावी. तो कितने शब्द होने चाहिए? 80 से 90 इतने शब्द हमारे कथा लेखन में होने चाहिए. जेव्हा कथेच्या पूर्वार्ध किंवा उत्तरार्ध येतात तेव्हा प्रश्न पत्रिकेतील तो भाग उत्तर पत्रिकेत लिहायचा नसतो. देखो बच्चों, आधा मतलब आधी कहानी दी हुई है और तुम्हें वो कहानी पूरी करनी है, मतलब कथा पूरी करनी है. तो हमें वो जो कहानी दिया हुआ होता है हमारे प्रश्न पत्र में, वो प्रश्न पत्र का कहानी हम लोगों को अपने पेपर में लिखना नहीं है. जो बोला गया है कहानी को मतलब पूरा करने के लिए बोला गया है तो हमें उसके बाद का लिखना है. जो हमारे प्रश्न पत्र में दिया हुआ है अधूरा, उसको हमें क्या करना है? अपने प्रश्न पत्र में पूरा करना है. लेकिन जो पूर्वार्ध अगर दिया हुआ है तो हमें सिर्फ उत्तरार्ध लिखना है. मतलब शुरुआत दिया हुआ है तो हमें लास्ट का लिखना है, समझा? और लास्ट का दिया हुआ है तो हमें सिर्फ शुरुआत लिखना है. तो इस तरह से शक्यतो कथेला तात्पर्य लिहावे. अगर मतलब जरूरी है हमारी कथा को क्या होना चाहिए? तात्पर्य होना चाहिए. तात्पर्य मतलब सीख. हमें इस कथा से हमें क्या सीख मिली तो उसको बोला जाता है तात्पर्य. आता इथे बघा, खाली शब्दांना एकत्र गुंफून सुंदर कथा तयार करा. अशा काही शब्द दिलेले असतील तुम्हाला. या 4-5 शब्द बघा, मैत्री, दप्तर, गृहपाठ, रस्ता, है ना? तर असे शब्द दिलेले असतात. आपल्याला कथा तयार करायची असते. आता बघा कथेच्या आराखडा. तो ऐसा हमें ये पैराग्राफ के लिए रेड लाइन और जो ग्रीन लाइन है वो पैराग्राफ के लिए, और जो ऊपर रेड लाइन है वो शीर्षक के लिए. तो बच्चों ऐसे हमें शुरुआत करनी है. बघा, शीर्षक यानी अपनी कथा को एक नाम देना है. और पहले पैराग्राफ में देखो, खूप खूप वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. बघा, तो पहले पैराग्राफ में क्या आने चाहिए? हमारा ठिकाण व पात्रांची नावे, त्यांची वैशिष्ट्ये. अभी देखो, पहले पैराग्राफ में शुरुआत ऐसे करते हैं बच्चों. और पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? ठिकान यानी किस जगह पे हुआ था. पात्राचे नाव मतलब जो भी पात्र होते हैं, मीना, सीमा, आई, बाबा, भाई, बहन, तो उनके नाम उसमें होने चाहिए पहले पैराग्राफ में. यांची वैशिष्ट्य और उनकी विशेषता भी उसमें होनी चाहिए. मुठा मुठा मुलगा, है ना, शहाना. तो ऐसे जो उनकी विशेषता है तो वो भी उसमें होनी चाहिए. आगे दूसरा पैराग्राफ देखो बच्चों. एक ही दिवस असे झाले की, मतलब यहाँ से अपना दूसरा पैराग्राफ हम ले रहे हैं. तो कथेचे लेखन, तो इसमें हमें कथा लिखना होता है. अभी देखो तीसरे पैराग्राफ असे शेवट झाले की, मतलब ये तीसरा पैराग्राफ है और तात्पर्य ऐसे लिखना है. तो बच्चों ये समझ में आया तुम लोगों को? बघा, पहला पैराग्राफ, ये देखो ये पहला पैराग्राफ है बच्चों. ये दूसरा पैराग्राफ है, ये पहला ये दूसरा. और देखो बच्चों, ये तीसरा पैराग्राफ है हमारा. तीसरा पैराग्राफ में हमें ये तात्पर्य लिखना होता है. अभी देखो, तो अक्सर हमारे पेपर में ऐसे ही कहानी कथा लेखन के लिए मुद्दे दिए हुए रहते हैं. हमें इस मुद्दे को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्या करना होता है? कथा लेखन करना होता है. तो देखो, एक राजा लोभी, देवाची भक्ती, देवाकडून वर, ज्याला स्पर्श करेल ती वस्तू सोन्याची होईल. सर्व काही सोन्याचे. राजा आनंदी, कन्येला स्पर्श व ती सोन्याची. पश्चाताप,
देवाकडे धावा. बघा, हे मुद्दे नीट वाचायचे आहे आपल्याला आणि समझून घ्यायचे है। कहानी की जो रूपरेखा है वो इस मुद्दे के आधार पर हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि कहानी में हमें कथा लेखन कैसे करना है। तो देखो, एक राजा लोभी, मतलब राजा था, वो कैसा था? लोभी था। और वो देवाची खूप भक्ती वो करता था देवाकडून वर. ज्याला स्पर्श करेल ती वस्तू सोन्याची होईल. सर्व काही सोन्याचे. राजा आनंदी, कन्येला स्पर्श व ती सोन्याची पश्चाताप, देवाकडे धावा. बघा, अभी कहानी कैसे बनाएंगे? मुद्दा आप लोगों ने देखा बच्चों, ये मुद्दे हैं। उसके बाद में इसके आधार पर हमने कैसे कहानी बनाई, देखो बच्चों। लोभी राजा, सबसे पहले हमने शीर्षक दे दिया। शीर्षक हमारा क्या है? लोभी राजा. बघा, हा आपला काय है? शीर्षक. सबसे पहले नाम देना है हम लोगों को. हमने क्या नाम दिया? मुद्दा हमने पढ़ा और उसके ऊपर से हमें नाम आया। तो बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरी कहानी लिखने के बाद में लास्ट में आप नाम लिख सकते हो, या आप लोगों को कहानी में नाम मुद्दे पढ़ने के आधार पे अगर समझ में आता है कि इस कहानी को ये नाम शीर्षक देना चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो. बघा, अभी शुरुआत कैसे की जाती है? खूप खूप वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. रामपूर नावाचे एक छोटेसे गाव होते. बघा, अभी ये वाली स्लाइड में आपने देखा होगा, यहाँ पे राजा दिया हुआ है. राजा का नाम दिया हुआ है क्या? उनके गांव का नाम भी नहीं दिया हुआ है. लेकिन हमने क्या किया, देखो यहाँ पे, खूप खूप वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. रामपूर नावाचे एक छोटेसे गाव होते. बघा, भूतकाळ होते. रामसेन नावाचा एक राजा तिथे राज्य करत होता. तो खूप लोभी होता. त्याला ललिता नावाची एक सुंदर कन्या होती. राजा रामसेनाचे त्याच्या कन्येवर खूप प्रेम होते. देखो, यहाँ पे सारे पात्रों के नाम आ रहे हैं बच्चों, जगह का भी नाम आया है ना? तो ये पहला पैराग्राफ में हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है. हमने पहले भी देखा है कि कहानी लिखते समय हमें कैसे क्रम में लिखना है ना. तो पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए? जगह का नाम होना चाहिए, पात्रों के नाम होने चाहिए और उनकी विशेषता होनी चाहिए. बघा, तो ये पैराग्राफ में हमें तीनों में मिलते हैं. नाम भी मिल गया जगह का, कहाँ पे ये घटना घटी है, पात्रों के नाम भी मिल गए हैं और पात्रों की विशेषता भी है. यहाँ पे देखो, शीर्षक दे दिया हमने, लोभी राजा. खूप खूप वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. रामपूर नावाचे एक छोटेसे गाव होते. रामसेन नावाचा एक राजा तिथे राज्य करत होता. तो खूप लोभी होता. मतलब देखो, वैशिष्ट्य आली इथं, लोभी, है ना. त्याला ललिता नावाची एक सुंदर कन्या होती. राजा रामसेनाचे त्यांच्या कन्येवर खूप प्रेम होते. रामसेनाला नेहमी वाटायचे की आपल्याकडे भरपूर धनसंपत्ती असावी. तो नेहमी धनदेवता लक्ष्मीची उपासना करत असे. बघा, तो हमेशा राजा रामसेन काय करत होता? देवीची उपासना करत होता. का करत होता? कारण की लक्ष्मी देवी धनाची देवी म्हणून मानली जाते. म्हणून तो लक्ष्मीजींची उपासना करत होता. बघा, एके दिवशी असे झाले की लक्ष्मी देवी रामसेनावर प्रसन्न झाली. तो एक दिन ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी रामसेना पर प्रसन्न हो गई आणि त्यांच्या समोर उभी राहिली और उनके सामने खड़ी हो गई. उभी राहिली मतलब खड़ी हो गई. लक्ष्मी देवीला पाहून रामसेन आनंदी झाला. लक्ष्मी देवी रामसेनाला म्हणाली, हे राजा. बघा, यहाँ पे देखो, अभी जैसे लक्ष्मी देवी ने बोला है रामसेन को, तो जैसे कि वैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने बोला. तो ये बातों का हमें ध्यान रखना है कहानी लेखन करते समय बच्चों. हे राजा रामसेन, मी तुझ्या भक्तीने प्रसन्न झाले आहे. माग, तुला काय वर हवं. तो लक्ष्मी जी ने जैसे बोला वैसे इन्वर्टेड कॉमा में देखो, है ना, अवतरण चिन्हों में क्या किया गया है? इन वाक्यों को डाला गया है. बघा, लक्ष्मी देवी रामसेनाला म्हणाली, हे राजा रामसेन, मी तुझ्या भक्तीने प्रसन्न झाले आहे. माग, तुला काय हवं, वर हवा. हे लक्ष्मी माते, मला खूप धन संपत्ति हवी. तो रामसेन ने क्या बोला लक्ष्मी माता को? मुझे बहुत सारी धन संपत्ति चाहिए. हवी मतलब चाहिए. रामसेन म्हणाला, तथास्तु, मतलब जसा तू मागतो आहे तुझी इच्छा पूर्ण व्हावी म्हणून. मतलब तथास्तु असे म्हणून लक्ष्मी देवी गायब झाली. तो ऐसा बोल की लक्ष्मी जो देवी थी, धन की देवी, वो गायब हो गई. रामसेनाचा आनंद गगनात मावेना. बघा, यहाँ पे क्या किया गया है? आनंद गगनात मावेना. तुम्हारे पेपर में बच्चे बहुत बार ये मुहावरा कहावतें आता है. तो ये आनंद गगनात मावेना मतलब
बहुत ज्यादा खुशी होना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुशी होना। तो ऐसे हमें मुहावरे कहावतों का यहाँ पर क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हो ना? तो ज्या वस्तूला स्पर्श करी ती वस्तू सोन्याची झाली। तो राजा जिस भी वस्तु को स्पर्श करता था, छूता था, वो क्या हो जाती थी? सोने की हो जाती थी। रामदेव आनंदाने नाचू लगला। तो रामदेव को बहुत खुशी हो गई कि अभी तो मुझे वरदान मिल गया है, और जितना भी सोना, मतलब जिस भी वस्तु को मैं टच करूंगा, हाथ लगाऊंगा, स्पर्श करूंगा, वो क्या हो जाएगी? सोने की हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति, सोना हो जाएगा, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, मैं बहुत अ, अ, अमीर तो है राजा, और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो इस तरह से उसको बहुत खुशी हुई, और तो आनंदाने काय करू लागला? नाचू लागला। तो बच्चों यहाँ पे देखो, विराम चिन्हों का ठीक से इस्तेमाल करना हम लोगों को वाक्य के अनुसार। बघा, दुसऱ्या दिवशी रामसेन नाश्ता करायला बसले। अभी क्या किया रामसेन? दूसरे दिन, ये तो पहले दिन खुशी में निकल गया कि मैं जिस भी वस्तु को स्पर्श करूंगा वो सोना क्यों बन जाएगा, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा, तो इस वजह से वो पहले दिन बहुत खुश था। अभी दूसरे पैराग्राफ में देखूंगा। दुसऱ्या दिवशी रामसेन नाश्ता करायला बसलं, तो ज्या पदार्थाला स्पर्श करी तो पदार्थ सोन्याच्या वही, मतलब खाना खाने बैठा वो, और वो जिस भी वस्तु को हाथ लगाता था वो सोने का बन जाता था। तो इस तरह से आता मात्र रामसेन चिंतित झाला, मतलब उसको क्या होने लगी? चिंता होने लगी। चिंता मतलब काळजी, मराठी में उसको बोलते हैं काळजी। चिंतित झाला, त्याला काही खाता येईना, तेवढ्यात त्याची कन्या ललिता धावत त्याच्याकडे आली। तो इतने देर में जब वो सोच ही रहा था कुछ, उतने उतने समय में, उतने ही समय में उनकी जो बेटी थी वो दौड़ते हुए राजा के पास आई आली। तिला स्पर्श करताच ती देखील सोन्याची झाली। तो जैसे ही बेटी पापा के पास आई और पापा का हाथ जैसे ही बेटी को टच हुआ, तो बेटी भी क्या हो गई? सोने की हो गई, सोन्याची झाली। रामदेव घाबरला। तो रामदेव आता घाबरला राजा, है ना? खाना खाने बैठा, खाने की चीजों को भी टच करा तो वो भी सोने के बन जा रहे हैं। तो उसको चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं, और ऐसे सोच ही रहा था कि उसकी बेटी भी दौड़ते हुए आई उनके पास, और जैसे ही बेटी ने पिता को टच किया वो भी सोने की बन गई। तो अभी वो डर गया, घाबरला मतलब डर गया, मोठ्याने रडू लागला। तो अभी बेटी भी सोने की बन गई, तो उसको बहुत रोना आया, और वो रोने लगा। शेवटी असे झाले की रामदेवाला त्याची चूक समजली। अभी देखो, पॅरेग्राफ चेंज किया हमने यहाँ पर। शेवटी असे झाले की रामदेवाला त्याची चूक समजली, त्याने लक्ष्मी देवीला हाक मारली। उसने क्या किया? लक्ष्मी देवी को हाक मतलब आवाज दी, हाक मारली मतलब आवाज दी। लक्ष्मी देवी समोर येताच रामसेन गुडघ्यावर बसून रडू लागला। तो जैसे ही लक्ष्मी देवी वहां पे उपस्थित हुई, वैसे ही वो घुटने पे आया, गुड़ग्यावर मतलब घुटनों पे आया, और रोने लगा, और बोला, म्हणाला, मला धन नको, मला काय नको, मला धन नको। पहिले काय मागितलं होतं त्यांनी? धनच मागितलं होतं ना, मला खूप श्रीमंत व्हायचे आहे, मला माझी कन्या हवी, मला काय नको, मला धन नको, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरी बेटी चाहिए। हे माते, मी चुकलो। लक्ष्मी देवीला काय म्हणत आहे? हे माते, मी चुकलो, मला क्षमा कर। त्याचे बोलणे ऐकून लक्ष्मी देवी म्हणाली, रामसेन, कधीही जास्त लोभ करू नये। लक्ष्मी देवीने त्याला काय समज दिलं? रामसेन, कधीही जास्त लोभ करू नये, आपल्याकडे जे आहे त्यातच आपण आनंदित राहावे, हे तुला समजावे। यानी हमारे पास जो कुछ भी है उसमें ही हम लोगों को समाधानी रहना है, खुश रहना है, आनंदी रहना है, और हे तुला समजावे म्हणून हीच माझी इच्छा होती, असे म्हणून लक्ष्मी देवी पुन्हा गायब झाली। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी देवी क्या हो गई? गायब हो गई। त्याची कन्या परत पहिल्यासारखी झाली। तो अभी उसकी जो बेटी सोने की बन गई थी वो, और सारी जितनी वस्तुएं सोने की बन गई थी वो पहले की जैसे हो गई। रामसेन आनंदाने आपला कन्येला मिठी मारली। मिठी मारते मतलब गले लगाना, तो बोलते हैं मिठी मारना। का अभी सीख देखो, तात्पर्य देखो, अति लोभ कधीच करू नये। तो हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें सीख मिलती है।
की हमें ज्यादा लालच नाही करना चाहिए. आम्ही आगे बघा, मुद्द्याच्या आधारे गोष्ट, संध्याकाळची वेळ, खूप गर्दी, श्रीमंताचे पैसे पाकिट पडणे, गरीब विद्यार्थी पाकिट हेडमास्तराकडे देणे, श्रीमंताचे शाळेत येणे, प्रामाणिकतेचे फळ. बघा हे मुद्दा हमने पढ़ा. अभी इन मुद्दों के आधार पर हमें कथा लेखन करना है. तो देखो, अभी कहानी का शीर्षक है प्रामाणिकपणाचा फळ. बघा कहानी की शुरुआत देख. काळची वेळ होती. शाम का समय था. मुंबई सारख्या गजबजलेल्या शहरात वाहनाची, माणसाची खूप गर्दी होती. बघा अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें शुरुआत ऐसे ही करना है. समझ में आया बच्चों? यहाँ पे देखो, मुद्दों को ध्यान से पढ़ो. संध्याकाळची वेळ, खूप गर्दी, श्रीमंताचे पैसेचे पाकिट पडणे, गरीब विद्यार्थी पाकिट हेडमास्टराकडे देणे, श्रीमंताचे शाळेत येणे, प्रामाणिकपणेचे फळ. बघा एवढाच दिलेला आहे आपल्याला मुद्दा आणि आपल्याला कहाणी मतलब कथा लेखन करायची आहे. तो सबसे पहले हमने शीर्षक दिया प्रामाणिकपणाचे फळ. मग आज संध्याकाळची वेळ होती. मुंबई सारख्या गजबजलेल्या शहरात वाहनाची, माणसाची खूप गर्दी होती. अशाच एका संध्याकाळी एक श्रीमंत उद्योगपती घरी निघाला होता. माणसे वाहनांना चुकवीत तो आपला मोटारीजवळ आला. गडबडीत त्याचे पैशाचे पाकीट खाली पडले. ते त्यांच्या लक्षात आले नाही. गाडीतून बसून तो घरी गेला. तो देखो, शाम का समय था. मुंबई में बहुत गर्दी होती है, गाड़ियों की भी और मनुष्य की. ऐसा एका संध्याकाळी, वैसे ही एक शाम को एक बहुत अमीर आदमी अपने घर जाने के लिए निकला था. वाहनांना चुकवीत तो मतलब रस्ता क्रॉस किया उसने और आपल्या मोटारीजवळ आला. गडबडीत त्याचे पैसाचे पाकिट खाली पडले और मतलब जल्दबाजी में, घाई गड़बड़ी में मतलब उसका जो पैसे का पाकिट था वो नीचे गिर गया और ये उसको समझ में नहीं आया. ते त्याचे लक्षात नहीं आले, तो उसके ध्यान में नहीं आया और वो गाड़ी में बैठ के अपने घर को चला गया. बघा पैराग्राफ चेंज किया. अभी हमें यहाँ पे जो स्थान का नाम भी मिल गया, पात्रों का नाम भी मिल गया और उनकी विशेषता भी मिल गई. पहले पैराग्राफ में ये होने चाहिए. तो हमने पहले पैराग्राफ में ये सब डाला. अभी दूसरा पैराग्राफ देखो. त्याच वेळेला सुहास नावाचा एक गरीब विद्यार्थी घरी निघाला होता. उसी समय सुहास नाम का एक गरीब विद्यार्थी घरी निकाला होता. बघा यहाँ पे नाम दिया हुआ है क्या? सुहास नाम का बच्चा कोई था? सिर्फ गरीब विद्यार्थी ऐसा दिया हुआ है. तो हमको क्या करना है? उस गरीब विद्यार्थी का नाम भी देना है. बघा त्याच वेळेला सुहास नावाचा एक गरीब विद्यार्थी घरी निघाला होता. त्याला ते पाकिट दिसले. त्याने ते उचलले, बघितले आणि घरी घेऊन आला. तो जब वो घर के लिए निकला बच्चा गरीब, उसने क्या किया, उसको वो पाकिट मिला, उसने उठाया, देखा और अपने घर लेकर चला गया. घरी आल्यावर पाहिले तर बापरे, खूप पैसे होते पाकिटात. मतलब घर जाके जब उसने पाकिट खोला और देखा तो बहुत सारे पैसे उसके अंदर थे. हे पैसे आता आपल्याला मिळणार तर. तो वो थोड़ा खुश हो गया कि ये सारे पैसे अब मेरे हो जाएंगे. त्याला मनातून खूप आनंद झाला. मतलब उसको खुशी हो गई. पण त्याचे संस्कार, लेकिन उसको उसके जो संस्कार थे, उनके मम्मी-पापा ने जो भी उसको संस्कार दिए थे, वो बात याद आई. आई-वडिलांची शिकवण त्याला आठवली. मतलब याद आठवले मतलब याद आई. हे पैसे आपले नाही. ज्यांचे आहेत त्याला ते मिळाले पाहिजे. मतलब ये पैसे हमारे नहीं हैं. उनके मम्मी-पापा ने ये उनको पहले से ही बता के रखा था कि हमारी जो चीज़ नहीं है वो हमारी नहीं है. अगर हमें कुछ मिलता भी है तो हमें वो लेनी नहीं है. जिसका है उसको वापस देना है. तो अशी शिकवण होती त्याच्या आई-वडिलांची. ते त्याला आठवली आणि त्याने काय केलं बघा, हे पैसे आपले नाही. ज्यांचे आहेत त्याला ते मिळाले पाहिजे. एवढेच त्याला कळले. मतलब इतना ही उसको समझ में आया कि ये पैसे मेरे नहीं है और जिसके पैसे हैं वो उसको मिलने चाहिए. मेरे नहीं है तो ये मैं नहीं रख पाऊंगा. तो इस तरह से बिचाराला किती वाईट वाटत असणार. तर पैसे गेल्याची मतलब जिसके पैसे भी गुम हुए हैं, जिसका भी ये पाकिट है, उसको कितना बुरा लग रहा होगा. किती वाईट वाटत असणार पैसे गेल्याने. मतलब उसके पैसे गुम हो गए ना. असा विचार त्याच्या मनात आला. तो ऐसे विचार उसके मन में आए. ते पाकिट त्याने दफ्तरात टाकले. तो इस तरह से उसने जो पाकिट उसको मिला था वो उसने अपने बैग में डाल दिया. आगे
दुसऱ्या दिवशी शाळेत गेल्यावर त्याने ते आपल्या शाळेचे हेडमास्टराकडे दिले. तो दूसरे दिन वो पाकिट उसने किसको दी? अपने स्कूल के हेडमास्टर को दी. सुहास देखकर सुहासाच्या देखत हेडमास्टराने पाकिट उघडले. तो जैसे दूसरे दिन वो स्कूल में गया बच्चा, उसने अपनी पाकिट किसको दी? हेडमास्टर को दी. और हेडमास्टर ने उसी के सामने मास्टरच्या देखत वो पाकिट खोला. सुहासाला न दिसलेले श्रीमंताचे कार्ड हेडमास्टरांना मिळाले. तो सुहास ने सिर्फ पैसा देखा था बहुत सारा. उसके बाद में उसको याद आई कि ये पैसे मेरे नहीं है, तो मैं इन पैसों को नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि उसके माँ पापा ने उसको बताया था कि जो हमारा नहीं वो हमें नहीं लेना है, जिसका है उसको हमें वापस करना है. कारण की ज्याचे हे पैसे असणार त्याला किती दुःख होत असणार की माझे पैसे गेले म्हणून. तो ये बात उसको याद आई, इसलिए उसने क्या किया, दूसरे दिन वो स्कूल गया. स्कूल जाने के बाद में जो पाकिट उसको मिला था वो उसने अपने सर को दे दिया. उसके बाद में जब सर ने वो पाकिट खोला तो सुहास ने सिर्फ पैसा देखा था. वो जो कार्ड था वो के अंदर जो रखा हुआ था वो उसको नहीं दिखा बेचारे को. तर उस कार्ड में फोन नंबर मिळाला. त्याने फोनवर सर्व हकीकत सांगितली और जिसका भी वो पाकिट था उसका वहां पे वो कार्ड में नंबर लिखा हुआ था. गुरुजीने काय केलं, फोन केलं आणि सर्व काही त्यांना सांगितलं की तुमचे पाकिट आम्हाला सापडले आहे, तर तुम्ही आमच्या शाळेत या, ही आपली पाकिटे घेऊन जा म्हणून सांगितलं. अभी देखो, श्रीमंत उद्योगपति ताड़े ताड़े तो जो जिसका पाकिट खो गया था वो स्कूल में आए. त्यांना सुहासाच्या प्रामाणिकपणाच्या खूप कौतुक वाटले. तो एक छोटा-सा बच्चा मतलब कितनी ईमानदारी दिखाई, प्रामाणिकपणा मतलब कितनी ईमानदारी दिखाई, खूब कौतुक वाटले. मतलब उसने बहुत अ, अच्छा लगा उनको. त्यांनी त्याच्या पाठ थोपटले, मतलब उसको शाबाश बोलते हैं ना, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई हमारी तारीफ करता है. इस तरह से त्याला शाबासकी दिली. इतकेच नव्हे तर त्याची सर्वसाधारण परिस्थिती पाहून त्यांच्या सर्व शिक्षणाचा खर्च उचलला. बघा मुलांनो, अ, मराठी में एक पाठ है ना, हमारे 10th में भरसावड़े गुरुजी वाला, उसमें जो निरंजन है उसके बारे में, तो वो भी ऐसा ही करता है ना, रेल्वे रोड. तो पेपर द्यायला निघतो घरून आणि त्याला रेल्वे रोड तुटलेली दिसते आणि तो धावत स्टेशनकडे जातो आणि त्याचे नागरिक शास्त्राचे पेपर बुड़ला जातो, मतलब छूट जाता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी मतलब उसकी प्रामाणिकपना, वहाँ पे निरंजन ने भी प्रामाणिकपणा दिखाया था, यहाँ पे सुहास ने भी दिखाया. तो इस तरह से त्यांनी त्याची पाठ थोपटली, त्याला शाबासकी दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांची सर्वसाधारण परिस्थिती पाहून त्यांच्या सर्व शिक्षणाचा खर्च उचलना. तो इस तरह से उसकी ईमानदारी देखकर उस पाकिट के मालिक ने क्या किया, उसकी पूरी मतलब गरीब है बच्चा मगर बहुत ईमानदार है, ये देखकर उसने उसकी पूरा पढ़ाई का खर्चा होता है वो पूरा मतलब उसकी जिम्मेदारी ली कि इसकी जितनी भी पढ़ाई में खर्चा होगा वो सब मैं चुकाऊंगा. तो इस तरह से आगे सुहास होशियार तर होता. सुहास बहुत होशियार बच्चा था, जैसे निरंजन था, है अपना अपने पाठ में. त्याने आपले शिक्षण पूर्ण केले. उद्योगपती तेथेच थांबले नाहीत. तो जो उद्योगपति था जिनकी पाकिट गुम हो गई थी वो वहीं पे रुके नहीं. उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो उन्होंने क्या किया, नाही तर त्याला आपल्या कारखान्यात उच्च पदावर नोकरी दिली. सुहासला काय केलं मालिकाने, आपल्या कंपनीमध्ये उच्च पदावर नोकरी दिली. सुहासाने देखील प्रामाणिकपणा आणि मेहनतीने सर्वांचे मन जिंकले. मतलब सुहास ने भी क्या किया, अपनी ईमानदारी के बलबूते पे, अपने अच्छे स्वभाव के बलबूते पे क्या किया, सभी के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई आणि आपली खूप प्रगती केली और अपने आप को बहुत सफल बनाया उसने. तर वो तात्पर्य बघा, प्रामाणिकपणा हा फार मोठा गुण आहे. त्याचे फळ माणसाला मिळते. तो आपल्यामध्ये प्रामाणिकपणा आहे तर आपल्याला त्याचे फळ काय होतो, मिळतो.
अभी देखो दूसरा प्रकार, हमने पहला प्रकार देख लिया, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करना, है ना। अभी दूसरा प्रकार है बघा, पुढील अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा। मतलब हमारे पेपर में ये वाला भी होता है। हमने 5 प्रकार देखा, 5 में से ये दूसरा प्रकार बघा। विलासराव हे एक मोठे उद्योगपती होते। सुरुवात दिया हुआ है, कथेची शेवट आपल्याला लिहायची आहे बघा। सुरुवात अपने पेपर में दिया हुआ रहेगा, हमारे प्रश्न पत्रिका में ये दिया हुआ रहेगा। जो हम देख रहे हैं, ये जो कथा है वो दिया हुआ रहेगा। हमें क्या करना है, इसका अंत लिखना है। तो पेपर छुड़ाते समय आप लोग ध्यान रखिए, जो बोला गया है वही लिखना है। पुढील अपूर्ण कथेचे शेवट लिहा। काय लिहायला सांगितलं आपल्याला, फक्त शेवट लिहायला सांगितलं आहे, हे कथा लिहायला सांगितलं नाही। ये कथेचे शेवट मतलब ये जो शुरुआत हो चुकी है, ये हमको नहीं लिखना। जो हमारे प्रश्न पत्र में वो नहीं लिखना है, हमें क्या करना, लिखना है उसके बाद लिखना है। हमारे उत्तर पत्रिका में उसके बाद का लिखना है बघा। विलासराव हे एक मोठे उद्योगपती होते। त्यांनी आपला व्यवसाय खूप वाढवला होता। अनेक देशाशी त्यांचे व्यापार चालू होता। त्यांना सतत परदेशी प्रवास करावा लागे। मतलब एक बिलासराव नाम का एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, और वो बिजनेस के लिए हमेशा उद्योग के लिए क्या करते थे, विदेश में आते जाते रहते थे। एके दिवशी ते अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाले। मतलब एक दिन वो अमेरिका जाने के लिए निकले। त्यांचे विमान रात्रि सुटणार होते। उनका जो विमान है जिससे वो जाने वाले थे, वो कितने बजे छूटने वाली थी, रात में छूटने वाली थी। त्याप्रमाणे ते विमानतळावर जाण्यास निघाले, तो इसलिए वो घर से निकले एयरपोर्ट में जाने के लिए। तेवढ्यात त्यांच्या पहारेकरी मतलब वॉचमैन गार्ड होते हैं ना, गार्ड, वो निकले। मतलब उनको देखा उन्होंने। तेवढ्यात त्यांच्या पहारेकरी हात जोडून कळवळून त्यांना विनवू लागला मतलब मनाने लगा, साहेब आज का प्रवास रद्द करा। तो क्या बोलने लगा, वो जो पहारेकरी था, जो गार्ड था, वो क्या बोलने लगा, उनको मनाने लगा। विनवू लागला मतलब मनाने लगा कि आज साहब, आज आप अपना जो प्रवास है, आपकी जो यात्रा है, वो प्लीज रद्द कर दो, आप आज मत जाइए। विलासरावाने विचारले, का, काय झालं, मतलब क्यों नहीं जाऊं मैं, क्या हुआ। तो इस तरह से पहारेकरी सांगू लागला। बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को विराम चिन्ह का भी इस्तेमाल ध्यान से करना है बघा। विलासरावाने विचारले, उसने पूछा, का मतलब प्रश्न पूछा गया है ना यहाँ पे, इसलिए प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया। और अवतरण चिन्ह का भी जैसा जिसने बोला वैसे ही हमें बताने के लिए क्या करना होता है, अवतरण चिन्ह का भी इस्तेमाल करना होता है बघा। विलासरावाने विचारले, का, काय झालं। पहारेकरी सांगू लागला, साहेब मी आता रात्री 9 वाजल्यापासून पहारा करीत होतो। मध्येच मला झोप आली। मतलब 9 बजे से मैं ड्यूटी शुरू थी मेरी, और मैं क्या कर रहा था, देख रहा था, पहारा कर रहा था मतलब देख रहा था। मध्येच मला झोप आली, तो मुझे क्या हो गया, बीच में नींद आ गई। झोपेत मला स्वप्न पडले, स्वप्नात एक दृश्य दिसले। तो मुझे नींद आ गई बीच में, और जब मैं नींद में था तो मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, तुमच्या विमानाला अपघात झाला होता। तो उसने क्या सपना देखा कि आपके जिस विमान से आप जाने वाले हो, उसकी दुर्घटना हो गई, मतलब अपघात झाला। अपघात झाला होता साहेब। तो उसने बताया, पहारेकरांच्या डोळ्यात अश्रू तडतडत होते। मतलब जो गार्ड था, उसके आंख में आंसू भर गए थे। विलासरावाने क्षण भर विचार केला। तो विलासराव रुका और थोड़ी देर सोचने लगा। ते गाडीतून उतरले, अपना दौरा त्यांनी रद्द केला। तो इस तरह से गार्ड की बात सुनकर उन्होंने क्या किया, गाड़ी में जो बैठ चुके थे वो उतर गए, और उन्होंने अपना प्रवास क्या किया, रद्द किया। अभी आगे तो ये दिया हुआ रहेगा हमारे प्रश्न पत्र में, हमें ये नहीं लिखना है। इसके बाद का क्या बोला गया, अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा। तो हमें क्या करना है, शेवट लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये नहीं लिखना है। ये सारी बातें हमें लिखनी ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा।
हमें क्या करना होगा, इसके बाद का जो देखो यहाँ पे देखो ये खाली है ना, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है ना, इसके बाद का लिखना है हम लोगों को। अभी आगे देखो, ये लिखना है हम लोगों को, उत्तर बघा कथेच्या शेवट, ऐसा हम लोगों को लिखना है। विलासराव घरी परतले, पण तो खूप अस्वस्थ होते. बराच वेळ ते एरझारा घालीत राहिले. त्यांनी झोपण्याचा प्रयत्न केला, पण 3-4 तास त्यांना झोप येईना. मतलब उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको नींद नहीं आई. ते उठले, त्यांनी टीव्ही लावला, बातम्या पाहू लागले. मतलब जब वो रात को सोने की कोशिश कर रहे थे और उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, टीवी चालू किया और देखो बातम्या पाहू लागले आणि न्यूज देखने लगे, समाचार देखने लगे. त्यांनी एक बातमी पाहिली. त्यांनी त्यांना अ, आणि त्यांना धक्काच बसला. ते मैडम ज्या 5 हाँ, हाँ। मिनट्स बाकी है, 5 मिनट्स बाकी है। तो सर मुझे जल्दी खत्म करना होगा? हाँ, 45 मिनिट होणे आहे मॅडम, 5 मिनिट ही बाकी आहे. ठीक है सर, मैं करती हूँ. तर बघा, विलासराव त्या विमानाने ज्या विमानाने जाणार होते त्याला खूप मोठा अपघात झाला होता. विलास यांचा आनंद झाला, मतलब वो जिस विमान से दुर्घटना हुआ था वहां पे हमारे सर नहीं है, इसलिए उनके जो जितने भी कर्मचारी थे उनको बहुत खुशी हुई. त्याने पहारा करायचे कौतुक केले. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी विलासरावाने पहारे करायला बोलवून घेतले. मतलब जिस गार्ड ने उनको बताया था, उनको उन्होंने बुलाया, त्याचे आभार मानले. त्याला एक मोठी रक्कम बक्षीस म्हणून दिली. मात्र त्याच वेळी त्याला कामावरून काढून टाकले. मतलब उस दिन उसको बुलाया गया, उसकी तारीफ की गई, उसको पैसा भी दिया गया, लेकिन उसी समय उसको नोकरी से निकाल दिया गया. पहारेकराला धक्का बसला. तो म्हणाला, साहेब असे का? विलासराव म्हणाले, पहारेकरांनी जागे राहायला हवे. तो विलासराव ने निकालने का कारण बताया, उसको नौकरी से निकालने, क्योंकि उसने तो कोई बुराई की नहीं थी. जो बातें उसने बताई थी उसकी वजह से मालिक की जान बची थी, लेकिन फिर भी उसको नौकरी से निकाला गया था. कारण क्या बताया गया था? पहारेकराला जागे राहायला हवे. मतलब जो गार्ड होता है उसको हमेशा जागते हुए रहना पड़ता है ड्यूटी करते समय. त्यावेळी तू काय करत होतास? झोप काढत होतास, म्हणून तू निष्ठावान कर्मचारी नाहीस. असला पहारेकरी मला नको. तो इस तरह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था. और यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों ये शुरुआत दी हुई है हमें. तो यहाँ पे देखो शुरुआत दी हुई थी बघा. आम्हाला उन्हाळ्याची सुट्टी लागणार, म्हणून मी व माझी धाकटी बहीण सानिका खूप खुश होतो. त्याला कारणही तसेच होते. बाबाची सुट्टीच महाबळेश्वर नेण्याचे चालू होते. 10 ते 15 अशी ट्रिपची तारीख नक्की ठरली आणि मी आनंदात रंगून गेलो होतो. मतलब वो खुश हो गए थे बच्चे की अभी हमारी छुट्टी लग गई है, अभी हम लोग घूमने जाएंगे. तो उन्होंने सब तैयारी कर ली. अभी आगे देखो, आम्ही 4 किलो एवढा पहाटे कौन असेल. मतलब जिस दिन वो जाने वाले थे उसी दिन उनका बेल बजा सुबह सुबह. पेपर वाला दूध वाला सारांना 5 दिवस सुट्टी सांगितली होती. मग आता कोण बरे आले आहेत. बाबांनी दार उघडले तर आमच्याकडे घरकाम करणाऱ्या मंदा मावशी व त्यांची 10 वर्षाची लेक सुमी दारात उभी होती. आणि घामाने डबडबलेला मंदा मावशीच्या भीतीने चेहरा थरथरत होत्या. बाबांनी दरवाजा उघडून त्वरित त्यांना आत घेतले. तुम्हीही भेदरलेली दिसत होती. मी धावत स्वयंपाकघरात जाऊन त्या दोघांसाठी पाणी आणले. पाणी प्यायल्यावर मंदा मावशी थोड्या शांत झाला. आई त्यांच्याजवळ गेली, म्हणाली, मावशी काय झाले? नी सांगा पाहू. आता मात्र या हुंदके देऊन रडू लागल्या. म्हणाल्या होत्या, माझ्या मोठ्या लेकीला नमिताला खूप ताप भरलाय. हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावं लागलं. मी आता तिथेच आहे, पण खूप चाचण्या कराव्या लागणार आहेत. माझ्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत. डॉक्टर काय म्हणतात तेही नीट समजत नाही. नमिता तर बोलू शकत नाही. बाबांनी मनाशी काहीतरी ठरवलं आणि ते मंदा मावशीला म्हणाले, तुम्ही चिंता करू नका. चला मी येतो दवाखान्यात. पैशाची मुळीच काळजी करू नका. त्यावर मंदा मावशीने बाबाचे पाय धरू लागल्या. ते पाहून आमचे साऱ्याचीच काळजी गलबलेलं. आई, बाबा दोघेही दवाखान्यात गेले. पैसे भरले. डॉक्टरांशी बोलले. नमिताच्या चाचण्या औषधी केले.
संध्याकाळपर्यंत रिपोर्ट आले. तिच्यावर योग्य उपचारही चालू झाले. दुसऱ्या दिवशी तिच्या प्रकृती सुधारणा झाली. तापही उतरला. नमिता बोलू लागल्यावर मंदा मावशीचाही चेहरा उजळला. 1-2 दिवसात तिला घरी नेता येईल असे समजले. आता सहल तर हुकली होती. मतलब घूमने जाने का जो प्लान था वो कॅन्सल हो गया था. म्हणून मी आणि सानिका आपल्या बॅग घेऊन त्यातील कपडे पुन्हा काढून ठेवण्यासाठी पडलो. पण तेवढ्यात बाबांच्या आनंदी स्वर कानावर पडला. बच्चे कंपनी ही बघा, आज रात्रीची बसची महाबळेश्वरची तिकीट. आपण सहलीला चाललो आहोत. चला तयार व्हा. लवकर जेवावे लागेल ना आपल्याला. त्यावेळेस एवढा आनंद झाला की आम्ही दोघेही धावत जाऊन आई बाबांना बिलगलो. आमच्यासाठी तो आनंदाचा अवर्णनीय सोहळा होता. जणू मतलब ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी. तो कथा लिखते समय बच्चों कथेसाठी दिलेले मुद्दे काळजीपूर्वक वाचायचे, मतलब पढ़ना है हम लोगों को आणि योग्य तिथे विरामचिन्हाचा वापर करावा. कथेत प्रसंगानुसार वातावरण निर्मिती करावी. अभी इस तरह से हमारी ये जो ऑनलाइन क्लास थी मराठी विषय का वो यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो बच्चों कुछ प्रश्न है तो पूछो बच्चों, हाथ उठाओ बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। मैडम लेक्चर फिनिश कर दे। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर। 1 मिनट मैडम, चांदनी आई है, चांदनी चौरसिया। बोलो बेटा चांदनी। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, बोलिए सवाल पूछिए। मैडम हाँ, आपने जो कहानी लेखन बताया उसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो हम कोई भी अगर ये कथा लेखन करेंगे तो उसमें सेकंड वाले पैराग्राफ में एक ही लिखेंगे, दूसरी। देखो पहले पैराग्राफ में हम लोगों को क्या लिखना है, जिस जगह पे वो कथा लेखन के बारे में जगह का नाम लिखना है, पात्रों के बारे में लिखना है और उनकी विशेषता के बारे में लिखना है। और सेकंड पैराग्राफ में कहानी का जो सार होता है वो पूरा उसमें आना चाहिए। हाँ समझ में आया? और थर्ड हाँ पैराग्राफ में क्या होता है, थर्ड पैराग्राफ में उसका मतलब अंत होना चाहिए, मतलब कहानी बीच में जैसे शुरू हुई है उसका खात्मा हमें तीसरे में करना है।